नमस्कार, नमस्ते बिहार में राहुल ओझा आपके साथ। नमस्ते बिहार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। और देखिए, मिशन बिहार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। पीएम मोदी का बिहार दौरा होना है। लोकसभा चुनाव का शंखनाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। चुनावी शंखनाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। सभी 40 सीट जीतने के लिए हुंकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भरने वाले हैं। औरंगाबाद और बेगूसराय में चुनावी सभा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। बिहार को करोड़ों की योजनाओं की सौगात भी पीएम मोदी देंगे। एक मंच पर पीएम मोदी और नीतीश कुमार दिखेंगे। 18 महीने बाद दोनों मंच साझा करेंगे। तो काफी महत्वपूर्ण दौरा और खास करके लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इसे काफी अहम माना जा रहा है। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच से क्या कहते हैं, इस पर भी सबकी निगाहें टिकी होंगी। और सबसे खास कि 18 महीने बाद एक साथ मंच साझा करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आएंगे। और इसके साथ साथ 40 की 40 सीट जीतने के लिए हुंकार पीएम भरेंगे। मिशन 2024 के लिए बीजेपी एक्शन मोड में है। 400 पार के टारगेट पर पीएम मोदी ने चुनावी काम करना शुरू कर दिया है। पीएम ने शुक्रवार को झारखंड में हुंकार भरी तो शनिवार को बिहार की धरती पर चुनाव प्रचार का शंखनाद करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 मार्च को बेगूसराय और औरंगाबाद में जनसभा होगी। लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री बिहार को करोड़ों की लागत की कई बड़ी सौगातें देंगे। बीजेपी को उम्मीद है कि प्रधानमंत्री के दौरे के बाद राज्य में लोकसभा चुनाव का माहौल पार्टी के पक्ष में तैयार हो जाएगा। और बिहार के आगमन पर बिहार के लोग बेसब्री से उनका इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि बिहार जब वो आते हैं तो बिहारी बन के आते हैं और बिहारी उनके मन में है। पीएम के बिहार दौरे के पहले बिहार में सियासत भी गर्म हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी की नेता राबड़ी देवी ने एक बार फिर विशेष राज्य के दर्जे का जिक्र कर दिया। हम मांग करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी से कि बिहार के विशेष दर्जा दे दें। हम लोग का शुरू से मांग है। पीएम के दौरे पर राबड़ी देवी की तरफ से दिए गए बयान का जवाब जेडीयू नेता अशोक चौधरी ने दिया। अशोक चौधरी ने कहा कि हम जनता के बीच जो कमिटमेंट करते हैं उसको शिलान्यास और उद्घाटन के माध्यम से पूरा भी करते हैं। हम लोग भी विशेष पैकेज बिहार को मिलेगा तो उसका फायदा होगा, इसमें तो कहीं दो मत नहीं है। हम लोग भी उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जी कहीं न कहीं विशेष पैकेज के लिए हमारी भी डिमांड है। पीएम के दौरे से बिहार में लोकसभा चुनाव का माहौल तैयार हो जाएगा। यानी कह सकते हैं कि मोदी आएंगे तो चुनावी माहौल गरमाएंगे। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो करीब 18.5 महीने बाद एक बार फिर पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार दोनों एक मंच पर एक साथ नजर आएंगे। औरंगाबाद और बेगूसराय में पीएम मोदी 2 सभा को संबोधित करने वाले हैं, जिसमें सीएम नीतीश कुमार उनके साथ मंच साझा करेंगे। इससे पहले 12 जुलाई 2022 को दोनों बिहार में एक मंच पर साथ नजर आए थे। पीएम मोदी के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए नीतीश कुमार शनिवार सुबह पटना से गया हवाई मार्ग से जाएंगे, जहां वे गया एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का सबसे पहले स्वागत करेंगे। और इसके बाद पीएम मोदी और नीतीश कुमार दोनों साथ में हेलीकॉप्टर से औरंगाबाद के लिए रवाना हो जाएंगे। औरंगाबाद में कार्यक्रम के बाद दोनों फिर से साथ में हेलीकॉप्टर से बेगूसराय जाएंगे। बेगूसराय में कार्यक्रम खत्म करने के बाद दोनों एक साथ वापस पटना एयरपोर्ट लौटेंगे और वहीं से नीतीश कुमार पीएम मोदी को दिल्ली के लिए विदा कर देंगे। तो आज सीएम नीतीश कुमार जो हैं वो एक बार फिर से मंच साझा करते हुए नजर आएंगे पीएम मोदी के साथ। तो ऐसे में देखना होगा कि आज की वो तस्वीर कितनी महत्वपूर्ण नजर आती है।
पटना से बड़ी खबर है, जहां प्रधानाध्यापक बहाली का विज्ञापन जारी, प्रधान शिक्षक बहाली का विज्ञापन जारी हुआ है। बीपीएससी ने विज्ञापन जारी किया है। एचएम के 6061 पद पर बहाली होनी है। प्रधान शिक्षक के 40,247 पद पर बहाली होनी है। 11 मार्च से 2 अप्रैल तक आवेदन की तारीख है। ऑनलाइन ये आवेदन आपको करना होगा। तो बीपीएससी ने विज्ञापन जारी किया है। बता दें कि प्रधान शिक्षक बहाली के लिए विज्ञापन यहां जारी किया गया है। हेडमास्टर के लिए 6061 पद पर बहाली होनी है। प्रधान शिक्षक के 40,247 पद पर यह बहाली होनी है। 11 मार्च से 2 अप्रैल तक आवेदन देना होगा। ऑनलाइन यह आवेदन लिया जा सकेगा। तो लोकसभा चुनाव से पहले महागठबंधन के विधायकों का पाला बदलने का सिलसिला शुरू हो चुका है। भभुआ से विधायक भरत बिंद आरजेडी से अब किनारा करते हुए बीजेपी की तरफ आ गए हैं, जिसके बाद से बिहार की सियासत गर्मा गई है। बिहार में इंडी अलायंस को झटके पर झटका लग रहा है। शुक्रवार को आरजेडी का एक और विधायक पार्टी से किनारा करते हुए दिखे। बजट सत्र के आखिरी दिन भभुआ से विधायक भरत बिंद विधानसभा में सत्ता पक्ष की तरफ आकर बैठ गए। इसके बाद से बिहार में सियासी माहौल गर्म है। इस पर जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सवाल हुआ तो वो मुस्कुराते हुए हाथ जोड़कर बिना कुछ बोले चलते बने। सर एक विधायक ने और पाला बदला सर। विधायकों के टूटने का सिलसिला जारी है सर। एक विधायकों ने सर आरजेडी के एक और विधायक टूट चुके हैं सर, एनडीए में आ गए हैं, क्या कहेंगे? और टूटेंगे पाला बदलने पर जब भरत बिंद से सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि बीजेपी की नीति पसंद आई तो इधर आ गए। आने के पीछे क्या वजह रही? आने के पीछे अपना इच्छा है, आए हैं। ठीक है, अपनी नीति है, हम अपना इसमें विश्वास रखते हैं, आगे। भरत बिंद ने भले ही उधर से इधर आने की बात को सहज तरीके से कह दिया हो, लेकिन उनके पाला बदलने के बाद से बिहार की राजनीति में उबाल आ गया। कांग्रेस और आरजेडी के नेताओं ने एक साथ बीजेपी पर निशाना साधा। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को कमजोर करना चाहती है। तो टूट रहा है, मेरा जनता नहीं टूट रहा है, जनता का भरोसा है हमारे नेता आदरणीय बाबू तेजस्वी यादव पर। आरजेडी कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी नेताओं ने पलटवार किया है। बीजेपी विधायक नितिन नवीन का कहना है कि आरजेडी में जिन लोगों को घुटन महसूस हो रही है वो हमारी तरफ आ रहे हैं। तो आज जिस प्रकार से राजद और कांग्रेस में पूरी तरह से अपने परिवार को ही सब कुछ देने की परंपरा बना दी है, तो लोगों में जो वहाँ विधायक हैं वो घुटन में है और कहीं ना कहीं उस घुटन से बाहर आने के लिए वो कहीं ना कहीं अपने दल को छोड़ रहे हैं। मतलब 12 फरवरी यानी फ्लोर टेस्ट के दिन से लेकर अब तक महागठबंधन के 7 विधायक अपनी अपनी पार्टी से किनारा करते हुए सत्ता पक्ष की तरफ आ चुके हैं। इनमें आरजेडी के 5 और कांग्रेस के 2 विधायक मुरारी गौतम और सिद्धार्थ सौरभ शामिल हैं। आरजेडी के विधायकों की बात करें तो शिवहर विधायक चेतन आनंद, मोकामा विधायक नीलम देवी, सूर्यगढ़ा विधायक प्रहलाद यादव, मोहनिया विधायक संगीता देवी और भभुआ विधायक भरत बिंद शामिल हैं। और इन लोगों का अपनी पार्टी से मोहभंग हो चुका है। सवाल है कि आखिर कांग्रेस और आरजेडी के विधायक एक एक कर बीजेपी की तरफ क्यों आ रहे हैं? न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय, शैलेंद्र और अमित की रिपोर्ट। तो आज प्रधानमंत्री मोदी औरंगाबाद में जनसभा को संबोधित करेंगे और बिहार में सरकार बदलने के बाद ये पहला मौका होगा जब पीएम बिहार पहुंच रहे हैं। तो पीएम औरंगाबाद से किस 60 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे, इससे लेकर तैयारियां पूरी है। बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता रात भर बैठक कर रहे हैं। सुरक्षा की व्यापक व्यवस्था की गई है। जायजा लिया है संवाददाता रवि एस नारायण ने। तस्वीरों के साथ हम आपको बताते हैं कि यहाँ पे जो बिहार में नई सरकार बदली है, उस सरकार बदलने के बाद प्रधानमंत्री की ये पहली यात्रा जो है वो यहाँ पे औरंगाबाद में होने वाली है और इसे लेकर के तमाम जो लोग हैं उनकी नजरें जो है वो टिकी हुई है। और सबसे खास बात यह है कि जब प्रधानमंत्री यहाँ पे पहुंच रहे हैं
तो 21,000 करोड़ से अधिक परियोजनाओं का जो है वो उद्घाटन करेंगे, शिलान्यास करेंगे। तो ये बिहार के लिए एक बड़ा तोहफा होने वाला है। कितना उत्साह है और क्या क्या तैयारियां हैं? देखिए, मोदी जी को लेकर के बिहार के लोगों में हमेशा आकर्षण रहा है और बिहार के लोगों ने बढ़ करके मोदी जी के साथ प्यार भी किया है और मोदी जी को समर्थन भी किया है। और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि कोई इस औरंगाबाद जिले का कोई गांव नहीं होगा जिस गांव से खेत खलिहान से नौजवान, मजदूर, किसान मोदी जी को सुनने के लिए बेताब है और वो एक झलक देखना चाहते हैं मोदी जी को। मोदी जी जहां जाते हैं वो जगह मोदीमय हो जाता है और मोदी जी ने जिस प्रकार से अपने विकास के काम को लेकर के देश की राजनीति के एजेंडा को बदल दिया है। अब देश के राजनीतिक एजेंडा में कोई परिवारवाद की बात नहीं करता है, देश के राजनीतिक एजेंडा में कोई भ्रष्टाचार की बात नहीं करता है। तो जो लोग भ्रष्टाचार के पोषक हैं, जो परिवारवाद के पोषक हैं, वो कहीं अपनी जनसभा कर रहे हैं और मोदी जी तो विकास के रास्ते को दिखाने वाले हैं और आज विकास के काम को करने के लिए यहाँ आए। बिल्कुल, आप देख रहे होंगे, पूरे मैदान का दृश्य देख रहे हैं, जो साज सज्जा है। हम लोगों ने मोदी जी का आभार प्रकट किया है, आभार प्रकट किया है आयुष्मान भारत के लिए, आभार प्रकट किया है धारा 370 हटाने के लिए, आभार प्रकट किया है उत्तर कोयल नहर परियोजना के लिए, आभार प्रकट किया है आपका जो आमस दरभंगा 6 लेन रोड है उसके लिए, आभार प्रकट किया है जो बनारस से लेकर कलकत्ता तक जो ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे गुजर रही है उसके लिए। तो ये केवल आभार प्रकट करने के भाव से जनता यहाँ आ रही है। औरंगाबाद से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। बिहार के शिक्षा विभाग के सीएस के पाठक के आदेशों और एक्शन पर भले ही विराम लग गया हो, लेकिन केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के बाद भी वो पॉलिटिक्स के केंद्र में है। हमेशा अपने आदेशों और एक्शन को लेकर सुर्खियों में रहने वाले शिक्षा विभाग के एसीएस के पाठक का अब बिहार से पता बदलने वाला है। जल्द ही के पाठक नई दिल्ली में योगदान देने वाले हैं। सेंट्रल डिप्यूटेशन पर जाने की खबर सामने आते ही हर तरफ चर्चा गर्म है। स्कूल की टाइमिंग और काम करने के तरीके को लेकर सड़क से सदन तक हंगामे के बाद उस पर अब विराम लग चुका है, लेकिन के पाठक पॉलिटिक्स के केंद्र में अभी भी हैं। वैसे पदाधिकारी को कभी भी यहाँ नहीं रहना चाहिए जो डिस्ट्रक्टिव काम करता हो और सरकार के और सदन के अवमानना करता हो, उनकी बात नहीं मानता, वैसे अफसर को बिहार में नहीं रखना चाहिए। रैली में रिकॉर्ड टूटेगा। आरजेडी नेता भाई वीरेंद्र के तंज पर शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने पलटवार किया है और कहा है कि उनके केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने से बिहार सरकार को कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए उन्हें सरकार की ओर से एनओसी दे दिया गया है। नियुक्ति पर जाना चाहते थे, उन्होंने इसके लिए सरकार को सूचना दी। सरकार ने कहा अगर आप जाना चाहते हैं तो हमको आपत्ति नहीं है। शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने सारी बातें साफ करते हुए केंद्र प्रतिनियुक्ति पर मुहर लगा दी है और साफ कर दिया है कि दिल्ली जाने का फैसला खुद के पाठक ने लिया है, ना कि सरकार ने। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बिल्कुल, तो देखिए के पाठक का ठिकाना जो है वो बदलने वाला है। के पाठक किस तरीके से सुर्खियों में रहे, लगातार एक्शन में नजर आए, लेकिन उन पर कई सवाल भी उठते रहे और इस बीच माना यह जा रहा है कि अब वो बिहार से बाहर जाकर के काम करेंगे। शिप्रा, बिल्कुल राहुल, और इसी वजह से जब से वो पॉलिटिक्स में के केंद्र बन गए और ऐसे में हो सकता है कि इसलिए उनका ठिकाना भी बदला जा रहा हो। बढ़ लेते हैं आगे और बात कर लेते हैं हम अगली खबर की। अगली खबर आपको बता दें, उपेंद्र कुशवाहा लगातार सीतामढ़ी का दौरा कर रहे हैं। इससे जाहिर होता है कि वो अपनी पुरानी जगह फिर से लेने की चाहत में हैं। तो उपेंद्र कुशवाहा फिलहाल सीतामढ़ी में विधानसभा स्तरीय सम्मेलन कर रहे हैं। शुक्रवार को उन्होंने बाजपट्टी में लोगों को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने जहां पीएम मोदी की तारीफ की तो वहीं कहा कि बिहार में सरकार उनकी मांगों को पूरा करेगी। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक पर उपेंद्र कुशवाहा ने जमकर हमला बोला है। मुझको खुशी है कि आज की राज्य की सरकार भी जो मांग हम पहले करते थे शिक्षा सुधार आंदोलन चलाते हुए 2017-18 में, उन मांगों को अब राज्य की सरकार धीरे धीरे पूरा कर रही है। हमको उम्मीद है कि तमाम मांगों को पूरा करेगी राज्य की सरकार। देखिए, वो तो एक सनकी अधिकारी बिहार में आ गया है। अब सनकी अधिकारी, हम ऐसा नहीं कहते कि उनका सब काम खराब है, काम उन्होंने कुछ अच्छा भी किया है, कुछ निर्णय सही लिए हैं।
तो हमेशा से सुर्खियों में रहे हैं के पाठक, उनके कई सारे फैसले जिन्हें सराहा भी गया है, तो कई सारे फैसलों पर लोग आपत्ति भी जताते हैं। राहुल, बिल्कुल, तो आपत्ति जताते हैं, लेकिन इन सब के बीच देखिए बड़ा बदलाव और उपेंद्र कुशवाहा ने किस तरीके के शब्द का इस्तेमाल किया। चलिए बढ़ेंगे आगे। भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने सिवान लोकसभा सीट पर दावा ठोक दिया है। माले महासचिव का कहना है कि सिवान में उन लोगों ने 2 विधानसभा सीट जीती है। सिवान तो बिल्कुल हमने खुद ही क्लेम किया है कि सिवान से माले का क्लेम बनता है। हम लोग वहाँ चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। यानी कि उपस्थिति आपकी सिवान की क्लेम के लिए थी, मतलब सिवान से आपका क्लेम है कि नहीं, उसके लिए उपस्थिति की क्या जरूरत है? हमें लगता है कि वहाँ क्लेम तो है ही। 2 सीट हम लोग जीते हैं, 3 सीट ही जीतते हैं हम लोग। रघुनाथपुर में हमारा क्लेम था पहले, राष्ट्रीय जनता दल ने बहुत रिक्वेस्ट किया तो हम लोगों ने छोड़ दिया। दरौंदा सीट हमने एक प्रयोग के तौर पर लिया और दरौंदा में भी हम लोग जीतते रह गए। तो कहीं ना कहीं सीटों के बंटवारों को लेकर अब दावेदारी भी पेश की जा रही है। हालांकि देखना होगा, ये सबसे बड़ा पेच है महागठबंधन के अंदर। बिल्कुल, तो बड़ा पेच है और इस पेच को सुलझाने की कोशिश भी जल्द से जल्द कर लेनी चाहिए। बढ़ते आगे, समस्तीपुर में चर्चित ज्वेलरी शोरूम में लूटकांड में पुलिस ने जल्द ही अपराधियों की गिरफ्तारी का दावा किया है। लूटकांड के तीसरे दिन दरभंगा प्रक्षेत्र के डीआईजी बाबूराम ने शोरूम में जाकर पूरे मामले की जांच की और अपराधियों की पहचान का दावा किया है। लूटकांड में शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार कई जगहों पर छापेमारी की जा रही है। समस्तीपुर पहुंचे डीआईजी ने पुलिस अधिकारियों के साथ एक मीटिंग भी की। आपको बता दें कि बुधवार की शाम ज्वेलरी शोरूम से करीब 10 किलो से अधिक के सोने की लूट हुई थी, जिसका बाजार मूल्य करीब 6 करोड़ रुपए से ज्यादा बताया जा रहा है। अपराधियों ने लूट के दौरान एक ग्राहक से भी 6 लाख रुपए लूट लिए थे। डीआईजी के मुताबिक लूटकांड में शामिल अपराधियों की संख्या बढ़ भी सकती है। पहले हम लोग अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई करेंगे और जो व्यवसायी लोग हैं उनको तो संवेदनशील या जागरूक हम लोग करते रहते हैं। उसमें जहाँ कोई कमियाँ होंगी उस पर काम किया जाएगा, लेकिन पहली प्राथमिकता है कि जो अपराधी ये घटना को अंजाम दिए हैं उनकी गिरफ्तारी हो और जो लूटा गया माल है उसकी बरामदगी हो। देखिए, गिरफ्तारी करने के बाद बताएंगे। आप लोगों को पता है कि कुछ चीज़ें ऐसी रहती हैं जो अनुसंधान की डिटेल हम लोग टाइम से पहले डिस्क्लोज नहीं कर पाते हैं, लेकिन इतना है कि जल्दी ही इसमें सफलता मिल जाएगी। सूत्र पुलिस को मिल गया। अपराधियों की संख्या कितनी थी? 7 से 8 के आसपास हम लोगों ने चिन्हित किया है। हो सकता है कुछ लोग और लाइजनिंग में या किसी और तरह से सहयोग करने में भी शामिल रहे हों। कुछ उठाया भी गया कुछ लोगों को? नहीं, अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है, जल्दी ही गिरफ्तारी होगी और आप लोगों को सूचना दी जाएगी। अगली खबर आपको आरा से बता दें, जहां 29 फरवरी को दिन दहाड़े हुई गोलीबारी से कोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। कोर्ट की सुरक्षा में पुलिस के जवान तैनात हैं, लेकिन फिर भी न्याय के मंदिर के सामने अपराधी सुरक्षा व्यवस्था को धता बताकर खुलेआम घटना को अंजाम दे रहे हैं। हालांकि गुरुवार की घटना के बाद कोर्ट की सुरक्षा शुक्रवार को कड़ी दिखी, लेकिन कोर्ट पहुंच रहे लोगों में दहशत साफ दिखा। मौके का जायजा लिया है सहयोगी चंदन कुमार ने। 29 फरवरी को आरा व्यवहार न्यायालय में दिन दहाड़े हुई फायरिंग को लेकर के जहां इसकी सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे थे, वहीं कल एक बुजुर्ग को अपराधियों ने ताबड़तोड़ यहां गोली मारी थी और वो अभी जीवन और मौत से जूझ रहे हैं। ये ठीक मेरे पीछे देखिए, यही आरा सिविल कोर्ट का मुख्य दरवाज़ा है और यहाँ सुरक्षा के लिए बीएमपी के जवानों की तैनाती की गई है और जवान यहाँ रहते हैं, लेकिन सरेआम अपराधी यहाँ से फायरिंग करके फरार हो जाते हैं। हालांकि आज चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था है। देखिए चारों तरफ, उधर भी पुलिसकर्मी खड़े हैं हथियार के साथ। देखिए, और आज है कि विधि व्यवस्था ठीक है, अपराध पर नियंत्रण है। पहले इसी कचहरी में निर्धल्य से आम जनता आती थी, न्याय के लिए न्याय मिलता था, लेकिन बम कांड हुआ, लोगों में दहशत पैदा हो गई। डरावनी स्थिति है, इसमें कोई संदेह नहीं है। साथ कल घटना घटी, कल किसी और के साथ घटना घट सकती है। हाँ, ये तो निश्चित तौर पे अगर दिन दहाड़े ऐसे घटनाएं होती, इसका अपराधियों का मनोबल दिखता है इससे कि वो प्रशासन को शून्य समझ रहे हैं। जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको और टाइट यानी सुदृढ़ करने की जरूरत है, ताकि आगे से कोई घटना इस तरह की नहीं घटित हो सके। और तमाम अधिवक्ता से लेकर के तमाम लोग ये सवाल अब कर रहे हैं कि यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था को और टाइट किया जाए, ताकि कोई भी अपराधी यहाँ किसी घटना को कारित नहीं कर सके। चंदन कुमार, न्यूज़ 18 भोजपुर। गोपालगंज पुलिस ने लोकसभा चुनाव से पहले मिशन सुरक्षा अभियान के तहत अवैध रूप से चल रहे मिनीगन फैक्ट्री का खुलासा किया है। मकान के अंदर अंडरग्राउंड मिनीगन फैक्ट्री चल रही थी।
तो पुलिस की इस कार्रवाई में हथियार बनाने वाले उपकरण से लेकर ड्रिल मशीन और कई अर्धनिर्मित हथियार भी बरामद हुए हैं। जादवपुर थाना क्षेत्र के एक डेरवा गांव में राजेंद्र शर्मा के मकान में ये मिनीगन फैक्ट्री चल रही थी। पुलिस ने मौके से 4 देसी कट्टा, 10 कारतूस, 2 खोखा, अर्धनिर्मित रिवॉल्वर के साथ हथियार बनाने के कई सामान बरामद किए हैं। गिरफ्तार राजेंद्र शर्मा पहले भी आर्म्स एक्ट में 2 बार जेल जा चुका है। जो मिनीगन फैक्ट्री का संचालक है उसको भी गिरफ्तार किया गया है और संचालक के निशानदेही पे काफ़ी भारी मात्रा में असलहा और निर्मित हथियार, अर्धनिर्मित हथियार और जो फैक्ट्री मशीनरी जो होती है उसको भी बरामद किया गया है। और इस अपराधी से पूछताछ की जा रही है कि इसके कौन से कस्टमर्स रहे हैं और कौन से चीज़ों का जो सप्लायर्स हैं उनकी पूछताछ कर रहे हैं और फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेज हम लोग स्थापित कर रहे हैं। इस अपराधी का पहले से भी पूर्व का आपराधिक इतिहास रहा है। यह जादवपुर थाना से ही 2021 में आर्म्स एक्ट में एक बार जेल भी गया है और नौतन थाना से भी एक बार यह आर्म्स एक्ट में जेल गया है। तो न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। यहां रुक रहे हैं बस एक छोटे से ब्रेक के लिए।